बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। आप और मैं मिलकर कर रहे हैं गणित प्रकाश के चैप्टर्स, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, उसके पार्ट 2 वीडियो में हम आज पहुंचे हैं। पार्ट 2 क्यों मैम? क्योंकि पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जितने भी हमारे एक्सपोनेंट के लॉज हैं वो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, यहाँ तक व्हेन जीरो इज इन पावर। तो अब क्या बचा है मैम? अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची, और वो क्या है? पावर लाइंस। यानी कि अलग अलग पावर्स की, यानी कि अगर आप एक ही नंबर ले लो और उसके अलग अलग पावर्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो हम पावर लाइंस में समझेंगे। इसके अलावा पावर ऑफ 10 में साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है, जो ह्यूज नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो करेंगे। अब उसके अलावा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो ये है कि फिगर इट आउट के वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पावर लाइंस, मैंने बताया था बिगिनिंग में, पावर लाइंस में हम क्या सीखेंगे। हमने एक लाइन बनाई है जिसमें हम एक ही नंबर की सारी पावर्स लिख दी हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर जज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैम? देखो, जैसे प्लेस वैल्यू होती है तो वंस और टेंस का आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं देखूं वंस, टेंस, 100, 1000, इनका आपस में क्या रिलेशन है? हर बार इंटू 10 हो रहा है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। एम आई राइट? है ना? हर बार वो 10 10 बढ़ती जाती है, इधर से 10 10 उसकी प्लेस वैल्यू कम होती चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे एक्सपोनेंट के साथ भी होता है। यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले तुम देखो तो 4 रेज टू द पावर यहाँ पर दिया हुआ है 1, विच 4 रेज टू पावर 1 4 के बराबर है। जैसे ही आप 4 रेज टू पावर 2 पे जाते हो तो आप इंटू 4 कर देते हो। जब आप 4 रेज टू पावर 3 में जाते हो तो आप फिर से इंटू 4 कर देते हो। जब आप 4 रेज टू पावर 4 में जाते हो आप फिर से इंटू कर देते हो। यानी कि हर एक स्टेप में आप इंटू 4 करते चले जा रहे हो, जैसे जैसे आप इस पावर लाइन में ऊपर बढ़ते जा रहे हो। नंबर लाइन सीखी थी ना, वैसी पावर लाइन है। और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, 4 रेज टू पावर 8 से आप 4 रेज टू पावर 7 पे आ गए, तो आपने किससे डिवाइड कर दिया? आपने 4 से डिवाइड कर दिया। मतलब ऊपर जाते हुए हर स्टेप में इंटू 4 हो रहा है, नीचे जाते हुए हर स्टेप में डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 4 रेज़ टू पावर 6 से जब आप 4 रेज़ टू पावर 8 जा रहे हो तो आपने कितना जंप किया? आपने 2 फोर्स का जंप किया, एक 4 दूसरा 4, यानी कि इंटू 4 यानी कि इंटू 16। देखो, रिलेशन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेप वाइज समझो तो। आपने 4 रेज़ टू पावर 2 का जंप लिया तो वो हो गया 16 के बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर आप 4 रेज़ टू पावर 3 से 4 रेज़ टू पावर 1 पे आए तो आपने 4 दो बार 4 से डिवाइड किया, सो डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर विच इज डिवीजन बाय 16। ठीक है, अब 4 रेज़ टू पावर 5 को आप कितने तरीके से समझ सकते हो? 4 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4। आप 8 से 1 2 3 जंप करके नीचे आए तो 4 रेज़ टू पावर 5 मिला, तो 8 में से 3 डिवाइड कर दिया। 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2 समझ सकते हो। 4 रेज़ टू पावर 7 इंटू 4 रेज़ टू पावर -2 समझ सकते हो। तो एक ही पावर लाइन को आप कितने तरीके से देख सकते हो और कितनी तरह से समझ सकते हो, इट इज अप टू यू। हम कैसे समझेंगे इसको? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और उन क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस पावर लाइन को समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहला सवाल जो मैंने लिया है वो ये है कि यूजिंग द इमेज आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज़ टू द पावर -2 इज 4 रेज़ टू द पावर 2। ये रहा आपका 4 रेज़ टू द पावर 2, कहाँ है? ये रहा आपका 4 रेज़ टू द पावर 2, और 4 रेज़ टू द पावर -2 आपका ये रहा। कितने जंप्स किए हैं आपने? 1 2 3 4। आपने 4 बार 4 रेज़ टू द पावर 4 लिया है, मल्टीप्लाई किया है, तब जाके आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये 4 रेज़ टू द पावर 2 उससे कितना बड़ा है? वो उससे 4 रेज़ टू द पावर 4 बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई? इतने टाइम्स बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है? 4 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपसे इनको उन्होंने आपको ये सॉल्व करने बोला है। उन्होंने बोला है 65536 डिवाइडेड बाय 256। क्या हम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे। देखो, 65536 क्या है? 4 रेज़ टू द पावर 8 है, 4 रेज़ टू द पावर 8 है। और 256 क्या है? 256 है 4 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको करने का एक तरीका, आपने एक्सपोनेंट का रूल सीखा है, माइनस कर दो। 4 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 4 आपको देता है 4 रेज़ टू द पावर 4। दूसरा तरीका आप यहाँ समझ लो, आप इधर से इधर तक आ गए तो आपने कितने ड्रॉप डाउन्स लिए? 1 2 3 4, 4 बार आप नीचे आए, यानी कि आपने डिवाइड कर दिया 4 रेज़ टू द पावर 4 से, इसीलिए आंसर आया 4 रेज़ टू द पावर 4। बात समझ में आ गई?
समझ आइए, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक और करेंगे जिसमें कि मैंने आपको 7 की पावर लाइन दी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे समझ आते जाएंगे। 2401 इंटू 4 रेस टू द पावर 1, 2401 क्या है, 2401 क्या है, 7 रेस टू द पावर 4, और 49 क्या है, 49 है आपका 7 स्क्वायर। क्या करोगे, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 रेस टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 49 क्यूब, 49 क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, 49 क्यूब क्या है, 7 का स्क्वायर, ये रहा 7 स्क्वायर और उसका आप क्यूब कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 7 रेस टू द पावर 6, यानी कि 49 जो है उसका क्यूब जब कर रहे हैं तो वो 7 स्क्वायर का क्यूब, यानी कि वो आपको दे देता है 7 रेस टू द पावर 6, यानी कि ये वाला नंबर। 343 इंटू 2401, 343 क्या है, 7 क्यूब, और 2401 क्या है, 2401 है 7 रेस टू द पावर 4, तो क्या मिल जाता है आपको, 7 रेस टू द पावर, पावर्स हो गई ऐड, 7 रेस टू द पावर 7 मिल जाता है। 16807, 16807 है 7 रेस टू द पावर 5, 49 है 7 स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे डिवीजन रूल, 5 माइनस 2, आपका आंसर आता है 7 रेस टू द पावर 3, 7 बाय 343। अब 343 क्या है भाई, 343 है आपका 7 क्यूब, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब, क्या मतलब है इस बात का, इसकी अगर आपने पावर माइनस की तो आएगा 1 माइनस 3, तो वो आपको मिल जाएगा 7 रेज़ टू पावर माइनस 2, यानी कि 1 बाय 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 343, 1 बाय 343, यानी कि 1 बाय 7 रेज़ टू द पावर 343 क्या होता है, क्यूब होता है, इंटू 1 बाय 7 रेज़ टू द पावर क्यूब। अब ये पावर्स नीचे हो जाएंगी ऐड, तो आपको मिलेगा 1 बाय 7 रेज़ टू द पावर 6, जिसे आप 7 रेज़ टू द पावर माइनस 6 भी लिख सकते हो। बहुत जल्दी जल्दी हमने एक्सपोनेंट के रूल्स निकाल लिए, इस ना पावर जो इस पावर लाइन थी इसको यूज करके हमने सारे नंबर्स को एक्सपोनेंट्स में लिख लिया और सॉल्व भी कर लिया। इतना मुश्किल है नहीं, क्या अप्लाई हुआ है, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, चलो अभी देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% 2-3 नंबर का तो आने ही वाला है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 से क्या मतलब है आपका, देखो आपको पता है कि कोई भी होल नंबर अगर आप लेते हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो प्लेस वैल्यू में। ठीक है, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 6 प्लस इंटू 10 प्लस 1, इसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, इसी को मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकती हूँ ना, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1। हाँ, और मैम 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है भाई, तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, और 1 को क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि मुझे पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर 10 की पावर 4 3 2 1 0, मैं किसी भी नंबर को इस तरह से एक्सपैंड कर सकती हूँ और उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। यकीन नहीं आता तो इधर आ जाओ, अब मैंने डेसिमल नंबर ले लिया है 561, तो ये तो ठीक है कि 500 है तो 5 इंटू 100, ठीक है, प्लस 6 टेंस तो 6 इंटू 10, हाँ, प्लस 1 को 1 से ही कर रही हूँ क्यों, क्योंकि 1 है ना, इसीलिए। ठीक है, अब मैम 0.9 का क्या मतलब है, पॉइंट के बाद क्या आता है डेसिमल सिस्टम में, टेंस आते हैं, टेंस, 1/10 सीखा है ना डेसिमल सिस्टम में, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 से, और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये क्या है भाई, उल्टा कर दूं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव -1 प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, समझ गया 100%। प्लीज प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस ना, कोई गलती नहीं करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है,
बहुत स्कोरिंग होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अब इसके बाद ये बात समझो कि मैं हर एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकती हूँ। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है मैं ये समझाती हूँ पहले तुमको। सबसे पहले तो एक नंबर देखो, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 253 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको कोई भी बड़े बड़े नंबर जैसे होते हैं ना, जैसे कि ह्यूज नंबर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ 10,000 4,000 तक, बट ह्यूज नंबर्स जैसे जैसे कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि वर्ल्ड की रेवोल्यूशन, वर्ल्ड का पूरा सरकमफेरेंस, जब आप बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस की बात करते हो ना, तो वो नंबर्स बहुत ह्यूज होते चले जाते हैं। और ऐसे ह्यूज नंबर्स को लिखने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन काम आती है। अब वो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उसमें अगर कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है, मान लो मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, that we write numbers as x into 10। तो हमारा तरीका क्या होगा कि हम एक नंबर लिखेंगे इंटू 10 की फॉर्म में लिखेंगे, जिसकी ऑब्वियसली यहाँ कुछ पावर होने ही वाली है, क्योंकि इंटू 10 होगा तब तो वो सिंपल ही नंबर है। वेयर x इज मोर देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 10। तो यहाँ पर आपको जो नंबर यहाँ पर लेना है वो 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर वो 1 से बड़ा या 1 से इक्वल है, तो यानी कि वो हो सकता है 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक हो सकता है, राइट। इट कैन नॉट बी अ 0, वरना फिर वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मेरा x एट शुड बी लेस देन 10, अगर वो 10 से कम है तो ये मेरे पास ऑप्शंस है। तो लेकिन ये कैसे होगा मैम, मुझे थोड़े ना नंबर ऐसे मिलने वाला है, तो हम उसे डेसिमल में चेंज करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर्स हमेशा तुम्हारे जो है 1 से बड़े ही होंगे, लेकिन वो आपके 10 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। अब ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज दिस ह्यूज नंबर। मैं तो पढ़ भी नहीं रही हूँ, इतना बड़ा ये नंबर है। तो अब ये हमें इन दोनों जो सन और सैटर्न है इनके बीच का हमें ह्यूज नंबर दिया हुआ है, और बोला है कि इसको हमें किस में लिखना है, इसको हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्योंकि जब आप इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आप नंबर ही लिखते चले जाओ, क्या आप तो आधे जीरोस ही भूल जाओगे। तो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर आती है बहुत ज्यादा काम। तो कैसे लिखना है, देखो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या बोला कि जो भी नंबर हम लिखेंगे वो नंबर यहाँ पर 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 1 से लेके 9 तक का ऑप्शन है कि आप लिख सकते हो। अब ये नंबर शुरू हो रहा है 14 से, 14 भी छोड़ दो, ये नंबर शुरू हो रहा है 1 से, यानी कि मुझे डेसिमल यहाँ पर चाहिए, मुझे चाहिए 1 पॉइंट और उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो आ जाए। वो कौन सा नंबर है, 4335। अभी जो जीरोस है तुम्हें पता है डेसिमल के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मुझे ये नंबर चाहिए। अब इनटू मुझे लिखना पड़ेगा 10 रेज टू द पावर व्हाट। अब यहाँ पर डिसाइड करने के लिए पहले मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर इंटू 10 क्या आना चाहिए, उसको एक छोटे एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो 4.5 है, ठीक है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो तुम्हें क्या मिलता है 45, राइट। डेसिमल जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि 45 इंटू 10 हुआ 450, 450 में आपने एक डेसिमल लगाया तो वो यहाँ पर 45 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह देखो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4500, और आपने एक डेसिमल प्लेस है यहाँ लगाया तो आंसर आया 450। अब इसी तरह 4.5 इंटू 1000 करूं तो क्या आएगा, ये आएगा 4500। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब ये देखो कि जब तुम किसी भी नंबर का डेसिमल जो है वो शिफ्ट करते हो तो आप उसे कितने 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक प्लेस में डेसिमल शिफ्ट करना था, क्योंकि आपको एक्चुअली चाहिए था 45, तो आपने क्या किया, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। आपको ये अब डेसिमल दो प्लेसेस में शिफ्ट करना था, यहाँ से ये यहाँ चला गया, जीरो के बाद चला गया, तो आपने दो जीरो से मल्टीप्लाई किया। जब आपने डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गया 3 प्लेसेस में, तो आपने 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आपका डेसिमल आप यहाँ लिखना चाहते हो, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है जिसको आपको इसके इक्वल बनाना है, उसमें डेसिमल कितनी प्लेसेस दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद आपको ये डेसिमल चाहिए। मैंने सही काउंट किया है, देख चेक कर लेना,
यहाँ से यहाँ तक आपको डालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस आपको आगे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 12। ये बात अभी समझ में आई? समझ में आई? इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो और फिर देखो कि जब मैं अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आने वाला है। क्या आने वाला है? देखो देखो, ये नंबर होगा 14335, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 12 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आपका डेसिमल प्लेस कितने में? 1 2 3 4, तो आपने 3 4 के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर। तो क्या ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या छोटी ट्रिक हमको समझ में आई? हमें बस डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पे सिर्फ हमें होल के प्लेस में, यहाँ पे जो वंस का प्लेस है, प्लेस वैल्यू होती है ना वंस, वहां पे हमें एक ही नंबर चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 9 तक का हमारे पास ऑप्शन है, वहीं पर हमें चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि ओरिजिनल नंबर में आपको डेसिमल कितनी एंड में चाहिए, कितनी देर के बाद चाहिए, और वही आपकी 10 की पावर होगी। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो जरा थम जाओ, क्योंकि इसके जैसे और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं और फिर हमें ये और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं मैं, जिससे तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ जाए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी राइट नाउ 59,853 डेसिमल कहाँ है? डेसिमल यहाँ पर है, राइट। ऐसे ही लिखते हो आप होल नंबर को, राइट। अब तुम्हें डेसिमल कहाँ चाहिए? अब तुम्हें 5 के इधर चाहिए, राइट। तो 5.9853 इनटू, अब तुम ये डेसिमल यहाँ लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें कितनी प्लेसेस के बाद चाहिए? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस के बाद चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो वही है ना। तो 10 रेज टू द पावर 4। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, चलो अभी ये एक नंबर है, अब तुम डेसिमल लगाओगे 3 के बाद, ठीक है। तो 3.430000 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती, तो 3.43 लिख दिया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नंबर में डेसिमल कहाँ है? वो तो यहाँ पर है, तुमने यहाँ लगा दिया, तो कितने प्लेस बाद है वो? 1 2 3 4 5 6 6, तो 10 रेज टू द पावर 6। थम्स अप दे दो कमेंट्स में अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, 65950, तुम इसे क्या बनाओगे? तुम कहाँ लगाओगे? 6 के बाद लगाओगे, तो 6.595, लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर कितने प्लेसेस? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस, तो 10 रेज टू द पावर 4। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ और उसके बाद बुक के क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अभी डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 7 के बाद, तो 7.004, और उसके बाद सारे जीरोस है, तो उनको मैं नहीं लिख रही हूँ। देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो थाउजेंड्स है वहां पे 4 है, उसके पहले वाले जीरोस की वैल्यू है। टेंथ्स में जीरो नहीं है, हंड्रेड्स में जीरो, वहां पे इन दोनों जीरोस की वैल्यू है। लेकिन उसके बाद की प्लेस वैल्यू में अगर सारे जीरोस ही जीरोस है, कोई और नंबर नहीं है, तो फिर उनकी वैल्यू नहीं है। वो हमने डेसिमल सिस्टम में सीखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, अब यहां से डेसिमल आपको लास्ट में शिफ्ट करना है, तो कितने 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 नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रेज टू द पावर 10, ठीक है। समझ आया? खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, कोई गलती का स्कोप नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। चलो अब मैं शुरू कर रही हूँ फिगर इट आउट क्वेश्चंस, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और सच्ची मुच्ची एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। सच्ची मुच्ची बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। एग्जाम में इसमें से जो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, फिगर इट आउट में से मैंने वो ले लिया है कि भाई ये तो आने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने टॉपिक्स के साथ ही इंक्लूड किए हैं। अब जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओगे, आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाओगे। अब जो बच गए, जो हमारी प्रैक्टिस के लिए है, वो मैंने अभी ले लिए। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32। अब देखो ये तो देखने में गड़बड़ लग रहा है, लेकिन थोड़ी आराम से सांस भरते हैं और समझते हैं। एक्सपोनेंट की मदद से रूल लगाते हैं पहले, उसके बाद सोचेंगे। देखो डिवीजन हो रहा है दो नंबर्स में जिनका एक्सपोनेंट दिया हुआ है, लेकिन इनका बेस सेम नहीं है। पर क्या मैं बेस सेम कर सकती हूँ? हाँ। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ, राइट। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32। 4 को लिख देती हूँ 2 रेज टू द पावर 2, और उसकी पावर 32 मुझे दी हुई है। अब ये जो है, ये पर्टिकुलरली जो है, ये आपने रूल सीखा है, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एडिशन किसने बोला? किसने बोला एडिशन? गलत गलत मत बोलना, ठीक है।
एम एन मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 32 अगर हो जाएगा 2 की पावर में, तो आपको क्या मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 64। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 64। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन का कौन सा रूल है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 224 माइनस 64। अब जब आप माइनस करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 22, 4 में से 4 गए 0, 22 में से 6 गए, कितने आएंगे, ये आएंगे 16। ठीक है, तो आपकी आ गई पावर 2 रेज़ टू द पावर 160। तो अब सवाल ये है कि भाई 2 रेज़ टू द पावर 160 तो आ गया, लेकिन इसकी यूनिट्स प्लेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 2 की पावर्स जब हम लिखते हैं तो क्या क्या यूनिट प्लेसेस आती है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, दिखाई दे रहा है, देखो जब 2 रेज़ टू द पावर 1 होता है तो क्या आती है, यूनिट्स प्लेस 2 ही आती है। 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 ये हो गया 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया 16, 2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया 32। अब देखो 2 4 8 6 और अब फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई है वंस प्लेस में 2। 2 रेज़ टू द पावर 6 ये हो गया 64, 2 रेज़ टू द पावर 7 ये हो गया 128, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो गया 256, 2 रेज़ टू द पावर 9 हो गया 512, 2 रेज़ टू द पावर 10 हो गया 1024। ठीक है, अब इनके वंस प्लेसेस को जरा ध्यान से देखो, 2486, ठीक है, 2486, ठीक है, 24 और इसके बाद फिर से 8 और 6 आने वाला है, यानी कि इसकी जो वंस प्लेसेस है, जो यूनिट्स प्लेसेस है, वो बार बार एक ही ग्रुप में आ रही है, 2486 2486 ऐसे करके। ठीक है, तो अब किसी नंबर को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी यूनिट्स प्लेस क्या होगी। देखो जो भी पावर है, जो भी आपकी पावर है 160, आप देखो उसमें 4 4 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। 160 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितने ग्रुप बन रहे हैं इसके, इसके पूरा डिविजिबल है, 40 ग्रुप्स बन रहे हैं, पूरा डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं है। मतलब जब हम 160 तक पहुंचेंगे तो ऐसे एक पूरे चार का एक ग्रुप पूरा रेडी हो जाएगा और उसका लास्ट प्लेस चौथे का क्या है 6, यानी कि इसकी यूनिट्स प्लेस होगी 6। ठीक है, अब अगर 160 की जगह 161 होता तो 160 तक तो पूरा 4 4 का ग्रुप बन जाता, लेकिन एक रिमाइंडर होता। तो जब एक पूरा ग्रुप बन जा रहा है 160 तक, तो 161 में एक आगे, यानी कि उसका रिमाइंडर जो 1 है उसी जगह नेक्स्ट पावर आपकी आ जाएगी, जो कि यूनिट्स प्लेस होगा 2। ठीक है, अगर ये होता 162 तो 160 तक तो पूरा 4 से डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो 4 के ग्रुप के बाद 2 जंप जब आप लगाओगे तो आपका यूनिट्स प्लेस आएगा 4। ठीक है, इसी तरह 163 होता अगर, तो आपका यूनिट्स प्लेस होता 8, और अगर 164 है तो वो फिर से 4 से पूरा डिविजिबल है, यानी कि आपके पास फिर से जो आपकी पावर यूनिट्स प्लेस वो 6 आ जाएगी। तो आपको उसको 4 4 के ग्रुप में करना है डिवाइड। ठीक है, समझा? चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये बोल रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। तो अब आपको अलग अलग तरीके से 64 रेज़ टू द पावर क्यूब को देना, लिख कर देना है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कई तरीके करने के, हम ये कर देते हैं। सबसे पहले 64 मुझे दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, उसकी रेज़ टू द पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 रेज़ टू द पावर 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होता है, ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 6 भी होता है, तो आप इसको 2 रेज़ टू द पावर 6 लिख सकते हो, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 6 3 जा 18, 2 रेज़ टू द पावर 18 भी लिख सकते हो। इसके अलावा और कौन सा तरीका है इसको लिखने का, ये 4 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पर हो गया 4 रेज़ टू द पावर 9। तो ये 3 अलग अलग तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, बस आपको जो नंबर है उसको अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक करना है और आपको वो मिल जाएगा। आप 64 को 2 रेज़ टू द पावर 6 लिखो, 8 रेज़ टू द पावर 2 लिखो, 4 रेज़ टू द पावर क्यूब लिखो, और उसके ऊपर जो पावर 3 है उसमें आपने कौन सा रूल लगाया, यहाँ पे लगाया रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, तो ये पावर हो गई आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेप वाइज करो, आ जाएगा। अभी हम आ गए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में। ये कह रहा है भैया स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, तुम मुझे बता दो कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ऑलवेज ट्रू है, मतलब हमेशा सही होगी, ओनली समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी सही होगी, और नेवर ट्रू मतलब ही नहीं, फॉल्स है, ये तो कभी सच हो ही नहीं सकता। और थोड़ा रीजन दे देना भाई, ऐसे नहीं मन से जो मर्जी बोल दो। तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर्स जो होते हैं वो स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। देखो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होता है ना,
तो याद रखो कि वो 2 के पावर्स में होना चाहिए, मतलब a रेज़ टू द पावर 2 हो या a रेज़ टू द पावर 4 हो, a रेज़ टू द पावर 8 हो, ताकि आप उस नंबर को हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाओ। लेकिन जब आप एक क्यूब नंबर लेते हो, तो 3 को आप 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? इसके लिए मैं तुम्हें कुछ क्यूब नंबर्स लेके दिखाती हूँ। देखो 1 क्यूब 1 है, 1 एक स्क्वायर नंबर है, हाँ बिल्कुल है, देखो 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब 2 क्यूब जो है वो 8 है ना, 8 एक स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 3 का क्यूब क्या है? 27, क्या एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64, क्या 64 एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल। 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो इसका मतलब कुछ नंबर्स ऐसे डेफिनेटली हैं जो कि क्यूब नंबर भी हैं और स्क्वायर नंबर भी हैं, लेकिन हर क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या रीजनिंग लिखोगे? इसके लिए आप लिखोगे समटाइम्स ट्रू। पहले मैं इसको पूरा इरेज कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी समटाइम्स ट्रू। कभी कभी सच है, कभी कभी सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 1 एंड 64 दोनों के दोनों स्क्वायर नंबर भी हैं और क्यूब नंबर्स भी हैं, स्क्वायर प्लस क्यूब नंबर्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी नंबर ऐसे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। जो फोर्थ पावर होती है किसी की, जैसे कि 3 रेज़ टू द पावर 4, वो एक स्क्वायर नंबर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर 2 हो गया, तो यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया। तो आपने लिख दिया ना स्क्वायर एज स्क्वायर नंबर। 4 जो है वो 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, इसीलिए ये एक बिल्कुल सत्य है, ये है ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये मैंने अभी समझाया था कि अगर पावर 4 हो तो वो 100% हम बोल सकते हैं कि उसमें हर नंबर स्क्वायर नंबर होगा ही होगा, लेकिन क्यूब के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं तुम्हें एक नंबर दे दूं a रेज़ टू द पावर 5 और बोलूं कि उसे a रेज़ टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम बिना रिमाइंडर के मुझे आंसर दे पाओगे? दे पाओगे ना 100%, अगर बेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, सेम नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसके क्यूब से वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और रीजन क्या है? a रेज़ टू द पावर 5 मतलब वो नंबर 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, और a क्यूब का मतलब वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो हमेशा कट ही जाएगा, क्योंकि जो 5 बार है वो ज्यादा है, 3 बार नीचे कम है, तो वो 100% डिविजिबल होगा और आंसर आएगा a स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है ना। तो ये बात क्या है? ये है ऑलवेज ट्रू। कहाँ है हमारा थर्ड स्टेटमेंट? ये है ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अभी आ जाते हैं फोर्थ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ऑलवेज अ क्यूब नंबर। अब क्या ये सत्य है या नहीं है? चलो सबसे पहले इसको समझते हैं ऐसे कि दो क्यूब नंबर्स लेते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब और बी क्यूब। अब ये जो ए क्यूब और बी क्यूब है ये दोनों क्यूब नंबर्स है 100%। आपने इसमें जो रूल सीखा है एक्सपोनेंट का वो क्या होगा कि अगर अलग अलग बेस है लेकिन पावर ऐसी है तो पावर कॉमन आ जाती है और आपके पास होता है a इंटू बी रेस टू द पावर 3। तो ए बी रेस टू द पावर 3, क्या ये क्यूब नंबर है? हाँ 100% ये एक क्यूब नंबर है, इसीलिए। और ये हमने प्रूव कर दिया। अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमें अलग अलग एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये एक बार ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू है कि ऑलवेज ट्रू है। चेक करने के लिए हमें हर बार अलग एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से प्रूव कर देते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। आपने दो अलग अलग क्यूब नंबर्स लिए, जब आपने उनका प्रोडक्ट किया तो आप देख रहे हो कि उसकी रेस टू द पावर आपके रूल्स के हिसाब से कॉमन हो गई। तो अब ये जो भी मल्टीप्लाई करके अंदर आएगा उसका क्यूब ही इसका आंसर है। अगर उसका क्यूब उसका आंसर है तो वो क्यूब नंबर है, और अगर वो क्यूब नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया ऑलवेज ट्रू। क्या हो गया? ऑलवेज ट्रू। अभी इसके फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ, q raised to the power 46 is both a fourth power and a sixth power and q is a prime number। प्राइम नंबर कहना चाह रहे हैं कि भाई अब उसके और पावर्स मत निकालना, सिंपल प्राइम नंबर है, ऐसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और इसको पावर में नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अब 46 जो है वो फोर्थ पावर भी है और सिक्स पावर भी है। अब इसको समझने के लिए अगर आप किसी नंबर को किसी की फोर्थ पावर लिखना चाहते हो, मान लो एक नंबर है
ए रेस टू द पावर एक्स, और आप इसको 4 पावर लिखना चाहते हो तो यानी कि ए रेस टू द पावर 4x वो नंबर होना चाहिए। 4x मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरह अगर आप उसे 6 पावर लिखना चाह रहे हो किसी नंबर को, यहाँ पे y लिख देती हूँ, तो वो नंबर जो है वो 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब मुझे दिया है 46, मुझे क्या दिया है 46, q रेस टू द पावर 46। क्या 46 4 से डिविजिबल है? क्या 46 4 से डिविजिबल है? नहीं, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 6 से डिविजिबल है? नहीं, वो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ना तो वो 4 के टेबल में आता है देखो, और ना ही वो 6 के टेबल में आता है। तो इसलिए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये बात जो है भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ए रेज़ टू द पावर 46 4th पावर और 6th पावर नहीं है। नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर कोई भी नंबर का पावर में लिखना चाहते हो तो वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप 4th पावर लिख रहे थे तो वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। उसको स्क्वायर नंबर लिखना चाहते हो तो 2 का मल्टीपल 4 है तो 100% वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्यूब नंबर स्क्वायर के उसमें आप 100% नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर जो क्यूब है वो 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर वो 8 है तो वो होगा, अगर न वो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत इजी, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मार्क्स के हिसाब से भी प्रिपेयर कर लिया करो, पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, अब थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से भी करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, जो हमें पता ही है। तो अब वो तुमसे चाहते हैं कि तुम इनको सॉल्व करो, तो तुम्हें 12 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि डेसिमल कहाँ आता है। तो तुम्हारी डेसिमल की अंडरस्टैंडिंग स्क्वायर नंबर्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर दिया है तो इसको कैसे समझेंगे, देखो मैं लिखती हूँ। 1.2 को अगर आपको ऐसे लिखना हो फ्रैक्शन में तो क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो याद रखो कि वो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और वो डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो ऊपर वाला स्क्वायर तो 144 हो गया, नीचे 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, क्या हो गया 100, और 100 अगर हो गया तो इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 तो 1.44, 2 डेसिमल प्लेसेस आपने लिख दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका रिलेशन देखो, आप इसका रिलेशन देखो कि यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, स्क्वायरिंग करके 2 डेसिमल प्लेस हो गया, तो कहीं 2 होगा तो अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस भी वहां पर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैं देखूं 144 है। ठीक है, अब देखो मैं पहले रूल लगाती हूँ, 1 2 3, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्क्वायर मतलब उसको डबल कर देना, वो जीरोस उतने डबल हो जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या आएगा 0.101 टी को जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा 1 2 और नीचे 1000। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऊपर तो 144 आएगा और नीचे 3 जीरोस के क्या हो जाएंगे 6 जीरोस। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब समझो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 9 नहीं करना है, तुम्हें उसको डबल कर देना है। 3 डेसिमल प्लेसेस से वो क्या हो जाएंगे 6 डेसिमल प्लेस। तो 1 2 3 तो हमारे पास है ही, 4 5 6 ये हमने बना के लगा दिया और ये आ गया मेरा डेसिमल। समझे, पक्का? ठीक है, चलो फिर इसे रूल के हिसाब से करें। ये 0.12 है, ये हो गया 144, 2 डेसिमल प्लेसेस है तो अब उसका डबल हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3 4। ठीक है, और ये मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया। ये आंसर सही है कि नहीं उसे चेक करने का क्या तरीका है, ये डेसिमल हटा तो नीचे क्या आया 100, आपने किया स्क्वायर तो 144 और नीचे 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस जो हमने यहाँ लगाए ही हैं। शॉर्टकट भी बता रही हूँ और स्टेप वाइज लॉन्ग कट भी बता रही हूँ। लॉन्ग कट किस लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, शॉर्टकट किस लिए, पैटर्न समझ के जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब 120 का स्क्वायर है तो अब जीरोस किस तरह बिहेव करते हैं देखो। 120 का स्क्वायर आपको करना है तो समझ लो मैंने इसे लिख दिया 12 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। आपका आंसर क्या आया 14400। ठीक है, तो जीरोस भी आपके डबल हो जाते हैं और डेसिमल प्लेसेस भी आपके डबल हो जाते हैं इनटू 2। ठीक है, समझा? चलो वेरी गुड। अभी ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें बोल रहा है सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, जो बिल्कुल सेम है। अब कैसे पता करें कि भाई ये कौन कौन से इसमें सेम है। ये तो 2 रेज़ टू द पावर 4 है, ये 3 रेज़ टू द पावर 6 है। ठीक है, अब इसमें ये 6 ये 3, इसको हम कुछ कुछ को तो ब्रेक कर सकते हैं देखो।
तो इसमें अब देखो पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 रेज़ टू द पावर 6 है, जिसमें 2 और 3 है प्राइम नंबर्स, मतलब उन्हें और ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी में यहाँ पर देखो 6 है जिसे 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ भी 6 है जिसे 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, 18 को भी हम 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी हम 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर उन सबको हम 2 और 3 की फॉर्म में लिख दे तो हमें समझ में आ ही जाएगा ना कि कौन से सेम है, क्योंकि पावर सेम होगी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारा बेस बन गया। इसको देखते हैं, 6 क्या होता है 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हमने एक्सपोनेंट का क्या रूल सीखा, इन दोनों को मिलेगी भाई पावर, दोनों की पावर है वो। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। अब ये 3 रेज़ टू द पावर 4 और 3 रेज़ टू द पावर 2 इनके बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सीखा है ना, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n बराबर a रेज़ टू द पावर m प्लस n। हाँ या ना, पहली वाली वीडियो में सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 जो हो जाता है 6। अरे वो तो सेम 1 वाला हो गया, यानी कि मेरे 1 और 2 बिल्कुल सेम है। गोला करने बोले थे ना लोग, गोला करते हैं, लाइन नहीं बनाएंगे, गोला करेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है, 2 रेज़ टू द पावर 4 3 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर 6 रेज़ टू द पावर 10 है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसकी पावर 10 है तो 2 रेज़ टू द पावर 10 3 रेज़ टू द पावर 10। तो ये तो भैया बिल्कुल भी इनके बराबर नहीं है, नो सर्कलिंग, नो इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, क्या पता इससे इक्वल कुछ निकला है, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर 18 स्क्वायर है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 होता है 6 3 जा 18, 6 हो गया 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, सही बोला है मैंने, ये होता है 6 3 जा 18 होता है ना, और 6 होता है 2 इंटू 3, तो 3 रेज़ टू द पावर 2, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, और 6 को भी लिख देती हूँ 3 इंटू 2, इसका स्क्वायर। अब सबको उनकी उनकी पावर दे दो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, तो एक ही स्टेप में लिख दूं, समझ जाएगा। अब मैं 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, अब ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, दिखाई दे रहा है क्लियरली, हाँ, 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 ये 2, तो 3 रेज़ टू द पावर 6। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ गया, ये लो फिर से मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बात, ये भी बिल्कुल सेम उसकी तरह हमने निकाल लिया है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। अब 6 रेज़ टू द पावर 24 जो है वो 6 रेज़ टू द पावर 10 की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पर 3 इंटू 2 करके जब इसको 24 करेंगे तो आएगा 3 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 24, जो बिल्कुल भी इनके बराबर नहीं है। तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये चौथा वाला आपस में बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, परफेक्ट। चलो थोड़े एक्सपोनेंट्स के रूल यूज करते हैं तो हमें आ जाता है। अब आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको पता करना है कि कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, देखो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं कहीं पे तो आप एक्सपोनेंट का रूल यूज कर सकते हो कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन कुछ जगह आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा और आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि पावर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बेस तो अपनी जगह पे है, यहाँ पे एक तरह का पैटर्न है 4 3 3 4, मतलब जो पावर थी एक जगह वो बेस बन गया और दूसरी पावर बन गई। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे सेम रेज़ टू पावर 8 8 रेज़ टू पावर 2 100 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 100। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगा, यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगा जो आप लास्ट क्वेश्चन तक लगा सकते हो। सबसे पहले 4 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है 16 इंटू 4, जो कि होता है 64। ठीक है, और 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, वो होता है 81। तो कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है, यानी कि 4 क्यूब और 3 रेज़ टू पावर 4 में 3 रेज़ टू पावर 4 बड़ा है। यानी कि जब आपकी ये आपस में फ्लिप हो रहे हैं 4 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 4, तो बेस छोटा चल जाएगा लेकिन पावर जिसकी बड़ी है वो नंबर यहाँ पर बड़ा है। अब ये वाला पैटर्न अगर हम इधर देखें तो 2 रेज़ टू पावर 8 और 8 रेज़ टू पावर 2 में कौन सा बड़ा होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कौन सा बड़ा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस चाहे छोटा है लेकिन पावर इसकी बड़ी है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, पहले तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होता है, कितना होता है सर, 2 रेज़ टू पावर 8 256 बोला है सर ने, तो हम लिख लेते हैं 256। और 8 स्क्वायर क्या होता है 64, तो कौन सा बड़ा है, 256 बड़ा है ना, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 8 बड़ा होगा। इसको करने का मैंने बोला था ना एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है,
8 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 8 को 2 का क्यूब, है ना, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 2 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 6। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 बड़ा होगा कि 2 रेज़ टू द पावर 6 बड़ा होगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में हमें ये वाला रूल से नहीं समझना है, हमें पैटर्न समझना है। अगर हम इसी पैटर्न से आगे बढ़े तो अब तुम्हें क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा, 100 का स्क्वायर या 2 रेज़ टू द पावर 100? 2 रेज़ टू द पावर 100, बेस छोटा होने दो, लेकिन जिसकी पावर बड़ी है वो जीत जाएगा यहाँ पर। देखो ये जो कंपटीशन चल रहा है ये कोई रैंडम पावर और बेस का नहीं चल रहा है, ये आपस में फ्लिपिंग का चल रहा है। ए रेज़ टू द पावर बी आपने लिया और बी रेज़ टू द पावर ए आपने ले लिया, तो उन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, जिसकी पावर बड़ी होगी, ठीक है। अब तुम मुझे बताना कि ये रूल बाकी किसी कोई नंबर है जिस पर अप्लाई नहीं करता, ऐसा कोई एक्सेप्शन है तो मुझे एग्जाम्पल में लिखकर देना, ठीक है। चलो अभी हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशंस पर ये बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, एक साल में वो 8.5 बिलियन पैकेट्स मिल्क के प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हर एक पैकेट के ऊपर वो एक यूनिक आईडी छापना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि वो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, तो उनके पास 10 डिजिट्स का ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो वो जो कोड है उसमें कितने नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 8.5 बिलियन जो है वो कितना नंबर दिखाता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में बिलियन दिया है, तो वंस, टेंस, 100, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। और उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद आता है बिलियन, ठीक है। फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन ऐसे चलता है, पर हमें यहीं तक चाहिए। अब अगर उन्होंने हमें बोला है कि 8.5 बिलियन है, यानी कि 8 बिलियन और उसके बाद 0.5 बिलियन, यानी कि यहाँ आ जाएगा, तो 0 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 0। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल यहाँ पर है ना, तो 10 रेज़ टू द पावर 9। ये इतने मुझे नंबर्स अपने अपने पैकेट्स में नंबर छापने, ठीक है। तो अब ये समझो कि जब हम कॉम्बिनेशंस कर रहे थे तब तुमने ये सीखा होगा कि अगर आपको 0 से लेके 9 तक आपके पास डिजिट्स हैं और अगर मैं सिंगल डिजिट ले लूं, अब मेरे को सोचो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ले रही हूं और मैंने एक ही डिजिट ली, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं कितने कितने कोड्स बना सकती हूँ। एक ही डिजिट लिख रही हूँ तो 0 लिखूंगी, 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, तो मेरे पास कितने कितने डिजिट्स यूज हो सकते हैं, कितने कोड्स बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशंस की, कितने कॉम्बिनेशंस की मेरे पास पॉसिबिलिटी है, मेरे पास सिर्फ 10 की पॉसिबिलिटी है, 10 बना सकती हूँ। इसी की जगह अगर मैं 2 डिजिट ले लूँ, अगर इसकी जगह मैं 2 डिजिट ले लूँ, वंस और टेंस 2 डिजिट ले लूँ, तो हर दोनों में मेरे पास 10 10 की पॉसिबिलिटी है, हर दोनों में मेरे पास 10 10 की पॉसिबिलिटी है और उनके कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो वो हो जाता है 10 का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं 3 ले लूँ तो हो जाता है 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, ये बात समझी, ठीक है। अब ऐसे चलते 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 मुझे यहाँ कितना चाहिए, मुझे चाहिए 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, इतने कोड्स मुझे चाहिए। अब अगर तुम देखो कि अगर मैं यहाँ पर 9 डिजिट्स ले लूं तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन क्या 10 रेज़ टू द पावर 9 कॉम्बिनेशंस मेरे लिए काफी होंगे, नहीं, क्योंकि ये है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, तो ये तो बड़ा है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 10 कॉम्बिनेशंस 10 डिजिट्स ले लूंगी, तो मेरे पास अब कॉम्बिनेशन होंगे 10 रेज़ टू द पावर 10। 10 रेज़ टू द पावर 10 कितना नंबर होता है, 10 रेज़ टू द पावर 10 होता है वो होता है 10 बिलियन, वो होता है 10 बिलियन, 10 बिलियन, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ऐसे लिख सकते हो, या क्योंकि ये 10 रेज़ टू द पावर 10 के बराबर ही होगा। तो 10 बिलियन अगर आप ले लेते हो तो आपको कम नहीं पड़ेंगे, 8.5 बिलियन उसमें से यूज हो जाएंगे और 1.5 बिलियन कोड्स बच जाएंगे, पर कम से कम तो नहीं पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर आप 10 रेज़ टू द पावर 9 ले लेते तो आपको कम पड़ जाते, फिर आपको सारे कोड्स पूरे नहीं पड़ते। इसलिए इसका आंसर क्या है कि आपको कितने कोड्स लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे 10 रेज़ टू द पावर 10, या फिर आप बोल सकते हो 10 बिलियन कोड्स जो है, 10 बिलियन डिजिट्स जो है, डिजिट्स डिजिट्स डिजिट, यहाँ पर आपको 10 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। आपको ये समझ में आ गया कि कोड्स तो 10 बिलियन बनाने ही पड़ेंगे तभी हमारा काम पूरा पड़ेगा।
सवाल ये पूछ रहा है कि उसमें कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, सवाल ये है कि कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, तो वो हम समझ चुके हैं कि अगर मुझे 10 बिलियन कॉम्बिनेशंस चाहिए तो मुझे 10 डिजिट्स का कोड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे है कि आपको 10 डिजिट्स का कोड लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा समझना यहाँ पर पड़ रहा है पूछा क्या है और हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपसे पूछा जाता था कि कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। आपको याद है ना, पार्ट 1 वीडियो में कवर किया हमने, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, कैसे आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो हमने कवर किया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, आपको ये देखना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है। उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स दी होती थी और कॉम्बिनेशन निकालने होते थे। ठीक है, समझा? चलो, बस ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाओ और तुम एग्जाम्स के लिए हो जाओगे 100% रेडी। अभी ये क्वेश्चन देखो, देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, लेकिन आपका एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन जो है वो ये क्लियर करता है। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इन 2024 इज 10 raised to the power 9। शीप की तो दे दी 10 raised to the power 9, और गोट की कितनी दी है? गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम, गोट का भी ऑलमोस्ट इतना ही है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स? टोटल पॉपुलेशन आप किसी चीज का कैसे निकालते हो? पॉपुलेशन ऑफ शीप जो कि 10 raised to the power 9 है, प्लस पॉपुलेशन ऑफ गोट जो ऑलमोस्ट 10 raised to the power 9 ही है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? वो बोलते हैं मैम देखो बेस तो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी ना, 10 raised to the power 18 हो जाएगा। अरे नहीं बच्चा, रुको, एक्सपोनेंट का रूल कहाँ लगता है वही दिखाने के लिए उन्होंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बच्चों के मिसकंसेप्शन को कवर करने के लिए क्वेश्चन दिया है। जब आप बेस सेम लेते हो तो ये क्या हो रहे होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं बच्चा, इसीलिए पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है एडिशन, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का कोई रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट का कोई रूल नहीं लग सकता, प्लस माइनस में नहीं लगेगा, इनटू और डिवाइड में ही लगता है। तो यहाँ पर ये क्या है? 10 raised to the power 10 raised to the power 9 कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 times 10 raised to the power 9, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझा? पक्का? ठीक है, गलती नहीं करनी है। चलो आ जाओ इधर। ये बोल रहा है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग। अब देखो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन ही ले रही हूँ क्योंकि फिर वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। आपको वो प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, आप प्रैक्टिस करो, अगर डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछो। लेकिन एक जैसा अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा हमें खुद से करना है, थोड़ा सोचना भी है। हमें यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन लिखने नहीं वाले नोटबुक में, मैम ने लिख दिया अब हम लिख दे, मैम ने जो कराया है उसको समझ के हमें अपने आप से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हो सकता है इसके बहुत सारे पार्ट और मैं 1-2 पार्ट ही लूं, लेकिन वो आप समझना कि मैंने डिफरेंट टाइप के हर पार्ट ले लिया है, सिमिलर वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए करने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक इंसान जो है दुनिया में वो 30 पीस ऑफ क्लोथिंग यूज करता है, उसके पास 30 जोड़ी कपड़े हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। अब ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर एक कमरे में हर आदमी 2 रोटी खाता है और कमरे में 5 लोग हैं तो टोटल कितनी रोटी खाएंगे? 2 into 5, 10 रोटी खाएंगे, है ना? तो यहाँ पर भी हमें समझ में आया कि अगर एक आदमी के पास कितने हैं? 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग है, तो पूरी पॉपुलेशन के पास, टोटल पॉपुलेशन जो है मेरे पास, वो उसके पास कितनी क्लोथिंग होगी? टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 30। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? अब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 8 बिलियन। ये मेरे को आपको अप्रोक्सीमेटली आपको सोचना पड़ेगा, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि करेंटली कितनी चल रही है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन ले लिया है। 8 बिलियन को हम लिख सकते हैं 8 into 10 raised to the power 9। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही लिखा था 8.5 बिलियन को, राइट? तो यहाँ पर इंटू 30 हम कर देते हैं। अब जब इंटू 30 करें तो 8 into 30 कितना हो गया? ये हो गया 240 इंटू 10 raised to the power 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना हमें बहुत जरूरी है, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2.4, और 2 आपको आगे करने तो हो जाएगा 10 raised to the power 2, और 10 raised to the power 9 यहाँ पर ऑलरेडी था। अब अगर ऑलरेडी था तो ये हो जाएंगी पावर्स ऐड, और आपका फाइनल आंसर आएगा 2.4 into 10 raised to the power 11। 2 और 9, 9 + 2 11। समझ में आया? स्टेप वाइज धीरे धीरे समझना, मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। 8 और 30 को मल्टीप्लाई किया, 240 आया। 240 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया? हमें 2 के बाद डेसिमल चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो नंबर होता है ये
किसके बीच में होता है? 1 से 9 के बीच में होता है। तो यहाँ पर मतलब 10 से छोटा होना चाहिए, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, बीच के नंबर हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट किया, डेसिमल यहाँ से यहाँ लेकर आए, तो यानी कि आपने 2 प्लेसेस जो है वो स्किप कर दिए, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 और 10 रेज़ टू द पावर 9 ऑलरेडी था, पावर से ऐड हो गई, आंसर आ गया। खुद से प्रैक्टिस करना 100%। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ। ये बोलता है कि देर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बी कॉलोनीज जो मधुमक्खी होती है उसकी कितनी कॉलोनीज है? 100 मिलियन है। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। ईच कॉलोनी, कॉलोनी वो छत्ता जो होता है ना, छत्ता जो वो मधुमक्खी का छत्ता हर कार्टून कैरेक्टर में जिसमें से मधुमक्खियां निकल के आपको डंक मारने आ रही होती हैं, वो छत्ता जो है ऐसे अराउंड 100 मिलियन छत्ते पूरे वर्ल्ड में है। और अगर एक छत्ते के अंदर 50,000 बीज है तो टोटल कितनी बीज होंगी? ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें किसमें लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले तो 100 मिलियन को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 100 मिलियन कितना होता है मैम? 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब 100 मिलियन पे पहुंच गए तो यहाँ पर आ जाएगा 100,000,000,000। ये हो गया 100 मिलियन। कितना हो गया? 100 मिलियन। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो। कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज़ टू द पावर 8। कितने जीरोज है उसमें? 8 जीरोज हैं, तो वो गया 10 रेज़ टू द पावर 8। समझा? पक्का? ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 100 मिलियन को आपको 10 रेज़ टू द पावर 8 लिख दिया, ये हमको क्लियर है। अब हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इन ईच कॉलोनी, ईच कॉलोनी इज अबाउट 50,000 बीज। तो एक कॉलोनी में आपके कितने हैं? 50,000 बीज हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो 10 रेज़ टू द पावर 8 कॉलोनी में कितने होंगे? वो होंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8, 10 रेज़ टू द पावर 8। अब 50,000 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 इंटू 10000, हाया ना? 0000 मतलब 10 रेज़ टू द पावर 4, हाया ना? और अब मैं 10 रेज़ टू द पावर 8 और 10 रेज़ टू द पावर 4 की पावर्स को कर देने वाली हूँ ऐड, तो ये आ जाता है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, और ये आज का आ जाता है फाइनल आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? है कि नहीं है? आपका ये नंबर है कि नहीं? 1 और 9 के बीच में है ना? 10 रेज़ टू द पावर आपने लिखी है कि नहीं लिखी है? तो ये आपका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। प्लीज बेटा बहुत 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 सारी प्रैक्टिस आपको इस क्वेश्चंस की करनी है। सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। पार्ट 1 वीडियो में सारे रूल समझाए, पार्ट 2 में हमने बचे हुए जो टॉपिक थे, जो पावर प्ले था, जो पावर नंबर लाइन थी, जो साइंटिफिक नोटेशन थी, उसको कवर किया, और फिगर इट आउट के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे जो हमने शुरू में कवर नहीं किए वो भी अभी हमने कवर कर दिए। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपके इस चैप्टर की 100% तैयारी होने वाली है। चलो अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। कोई भी डाउट आए प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।